हेलो गाइस, नीट पीजी 2024 एग्जाम को लेकर के नीट पीजी 2024 एस्पिरेंट्स के लिए एक के बाद एक चेंजेस आते जा रहे हैं। सबसे पहली चेंजेस जो हमने देखी थी वो ये देखा था कि इस बार की जो एग्जाम होगी दैट विल बी टाइम बाउंड सेक्शंस होंगे, टाइम बाउंड स्लॉट्स होंगे। दैट इज लिमिटेड टाइम में लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे। दैट इज 42 मिनट्स में 40 नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे दैट यू हैव टू डू, एंड वंस यू आर डन विद दैट 42 minutes then only your next section for remaining 40 questions or 42 minutes विल गेट ओपन। तो सबसे पहली चेंज तो ये आई। उसके बाद जो चेंज आई वो ये आई कि जस्ट 10 to 11 hours बिफोर government came to know that it is mandatory, it is very important to postpone the exam, और एग्जाम से एक रात पहले ही उन्होंने नीट पीजी 2024 की जो एग्जाम है उसको रद्द कर दिया, पोस्टपोन कर दिया, और उसे पोस्टपोन करके अब 11 अगस्त 2024 को करने वाले हैं ना। उसके बाद जो चेंज आई वो स्टूडेंट को कहीं से ये बात मालूम नहीं थी कि इतना बड़ा बम फटने वाला है उनके ऊपर में, इतना बड़ा सरप्राइज गवर्नमेंट की तरफ से उनको मिलने वाली है कि जो एग्जाम होगी वो 2 स्लॉट में कंडक्ट होगी। स्लॉट 1 एंड स्लॉट 2। स्लॉट 1 मॉर्निंग स्लॉट होगी और जो सेकंड स्लॉट होगी वो आफ्टरनून स्लॉट होगी। और उसके बाद क्यों उस पर नॉर्मलाइजेशन टेक्निक को अप्लाई करके स्टूडेंट्स के जो एक्चुअल मार्क्स है नॉर्मलाइज मार्क्स निकाल करके और फिर उस पर परसेंटाइल बनेगी और रैंकिंग बनेगी, और उसके बाद फिर उनकी जो है वो काउंसलिंग वो रैंकिंग बेसिस पे कंडक्ट कराई जाएगी। ये सबसे बड़ा विस्फोट था एनबी की तरफ से स्टूडेंट्स के ऊपर में, जिसे लेकर के स्टूडेंट्स अभी भी परेशान है। दे आर राइटिंग टू हेल्थ मिनिस्टर कि सर कुछ भी करो बट ये 2 स्लॉट वाली जो सिस्टम है, नॉर्मलाइजेशन वाली टेक्निक जो आप एसएससी में यूज करते हो उसको प्लीज आप हटा दो और एक सिंगल पेपर रखो। दैट इज ओके फॉर अस, हमें कोई इशू नहीं है, हमारी सेंटर दूर भी पड़े तो हम जा सकते हैं, बट ये 2 स्लॉट वाली जो आपने दो शिफ्ट वाली जो आपने एग्जाम की जो चेंजेस, एग्जाम में जो चेंजेस लेकर के आए हैं वो प्लीज आप हटा दो। बट ये चीजें हटने वाली नहीं है बिकॉज गवर्नमेंट इज एडामेंट ऑन दिस स्टेप। एसएससी के एग्जाम में हमने देखा है कि 2 शिफ्ट में इस तरीके के एग्जाम होते हैं और उसमें जो है मार्क्स वो नॉर्मलाइजेशन टेक्निक पे भी ही दी जाती है ना। नॉर्मलाइजेशन टेक्निक क्या है इस पे हम डिटेल में बात करेंगे, बट सिंपल बात ये आप समझ जाइए कि 2 शिफ्ट में एग्जाम होगी तो एक शिफ्ट की पेपर इजी होगी, एक शिफ्ट की पेपर उसके कंपैरिजन में टफ होगी। तो उन दोनों के हिसाब से जो स्टूडेंट के मार्क्स होगी उसको थोड़ा बढ़ाना या थोड़ा कम करना, थोड़ा एडजस्ट करना, सो दैट कि सभी स्टूडेंट को डिफिकल्टी लेवल के वजह से उनके साथ फेयरनेस और करेक्टनेस हो सके। सो इस पे हम बात करेंगे, आज की वीडियो में ही बात करेंगे कि नॉर्मलाइजेशन कैसे होती क्या होती है। बट उससे पहले आ जाते हैं कि टेस्ट सिटीज को लेकर के जो एनबीए की तरफ से नोटिस आई है उस नोटिस में बेसिकली क्या क्या पॉइंट्स दिए गए हैं, स्टूडेंट्स के मन में अभी भी जो नोटिस आई है उस नोटिस में क्या क्या क्वेरी उठ के आ रही है जिस जो विच आर नॉट आंसर्ड या फिर स्टूडेंट को समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। और इसके बाद फिर हम आएंगे कि नॉर्मलाइजेशन टेक्निक जो है वो एक्चुअली में है क्या, नॉर्मलाइजेशन टेक्निक कैसे काम करती, क्या फॉर्मूला है, किस तरीके से वर्कआउट होगी, और नॉर्मलाइजेशन टेक्निक से किस स्टूडेंट को फायदा है, किस स्टूडेंट को नुकसान है, क्या किसी इंडिविजुअल स्टूडेंट के मार्क्स बढ़ या घट सकते हैं, या नॉर्मलाइजेशन से रिलेटेड और जो बाकी क्वेरीज है उनको भी हम देखना चाहेंगे। और इसे लेकर के ये प्रोसेस जो वो कितना ट्रांसपेरेंट है या ट्रांसपेरेंट है भी या नहीं। ठीक है, चलिए आ जाते हैं सबसे पहले एनबीए की तरफ से जो नोटिस आई है उस पर। एनबीए की तरफ से एक नोटिस आई दैट द टेस्ट सिटी चेंज करने के लिए जो विंडो है दैट इज एक्चुअली गोइंग टू ओपन फ्रॉम 19 जुलाई टू 22 जुलाई रात के 11:55 तक। राइट, ये नोटिस हम सब ने पढ़ा है। बट इसके बाद अगर हम देखें, एंड दिस नोटिस इज रिगार्डिंग द एग्जाम विच इज गोइंग टू बी कंडक्टेड ऑन 11 अगस्त 2024, नीट पीजी 2024 की एग्जाम। नाउ सेकंड पॉइंट इसकी क्या है, new test cities due to additional security measures the exam will be conducted in 185 test cities across the country। see, बोलना कुछ और है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ और बोलना है, और जब नोटिस पब्लिश होती है तो कुछ और करना है। सिंपली 2 तरीके की जो है वो स्टेटमेंट्स गवर्नमेंट की तरफ से आती है। जब इनसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया कि व्हाई यू आर कंडक्टिंग द एग्जाम इन 2 शिफ्ट, तो इन्होंने सिंपली ये कहा कि क्योंकि स्टूडेंट को अपने जो सेंटर्स है वो बहुत दूर दूर मिलती है तो वो उनको ज्यादा दूर ट्रेवल ना करना पड़े, इस वजह से हम टेस्ट सिटीज को रिड्यूस कर रहे, कम कर रहे हैं। जो कि पहले 300 से ज्यादा टेस्ट सिटीज में
टेस्ट कंडक्ट होने वाली थी अकॉर्डिंग टू ओल्डर एडमिट कार्ड, अभी 185 सिटीज में होने वाली है। तो हम इसको रिड्यूस कर रहे हैं जिससे कि स्टूडेंट को ज्यादा दूर ट्रैवल ना करना पड़े। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की स्टेटमेंट थी, बट इसको जब नोटिस में लिखा जाता है तो नोटिस में ये नहीं लिखा जाता है, नोटिस में लिखा जाता है कि ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस वी आर टेकिंग दिस स्टेप, ये स्टेप लिया जा रहा है। सो कहीं ना कहीं कहना कुछ और है और लिखना कुछ और है, समझना कुछ और है और मैसेज कुछ और देना है, ये यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है? इनवैलिड ओल्ड एडमिट कार्ड, पुरानी जो एडमिट कार्ड है दैट हैज बिकम नल एंड वॉइड, वो खत्म हो चुकी है, उसका कोई मतलब नहीं है, उसको आप फाड़ के फेंक दो अगर आपने उसका प्रिंट आउट लिया है तो, अदरवाइज डिलीट कर दो, कोई इशू नहीं है। आगे बढ़ते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या है? रीसिलेक्शन ऑफ टेस्ट सिटी, कैंडिडेट मस्ट सिलेक्ट देयर प्रेफर्ड टेस्ट सिटीज अगेन ड्यूरिंग एन ऑनलाइन विंडो फ्रॉम 19 जुलाई 2024 टू 22 ऑफ जुलाई 2024, 19 से 22 तारीख तक टेस्ट सिटीज की जो विंडो है, करेक्शन विंडो, वो आई मीन करेक्शन विंडो नहीं, टेस्ट सिटी चेंज करने के लिए विंडो, वो ओपन रहेगी। आपके पास ये 4 दिन का टाइम रहेगा। इस 4 दिन में आप जो है अपने टेस्ट सिटीज की जो ऑर्डर है, प्रायोरिटी जो है, वो आप प्रायोरिटी उसमें डाल सकते हो और आपको जो है उस हिसाब से टेस्ट सिटीज देने की कोशिश की जाएगी। नाउ सिलेक्शन, जो फिफ्थ पॉइंट है वो क्या है, समझना जरूरी है, इसमें क्वेरी भी है। सिलेक्शन एंड एलोकेशन सिस्टम। ना सिलेक्शन एंड एलोकेशन सिस्टम में सबसे पहली पॉइंट जो है वो क्या है कि कैंडिडेट्स विल चूज 4 प्रेफर्ड टेस्ट सिटीज फ्रॉम द अवेलेबल ऑप्शंस विद इन देयर स्टेट ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस। सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही है कि इसमें लिखा गया है विद इन देयर स्टेट ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस। तो एक क्वेश्चन जो स्टूडेंट के मन में आ रही है वो ये आ रही है कि क्या हम जो ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे वो हमें कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस जो है, जो स्टेट जो है जहां पे हमारी कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस है, उसी के 4 सिटीज को हमको सिलेक्ट करना होगा या कहीं बाहर भी हम कर सकते हैं। इस नोटिस में ये चीज क्लियर नहीं है, बट द मोटिव इज कि आप कोई भी 4 सिटीज जो है वो सिलेक्ट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, जहां पे आप उस टाइम में रहोगे या रहने वाले हो। कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस का मतलब ही होता है कि द एड्रेस विच चेंजेस, जो बदलती है। तो आप उस टाइम में कहां रहोगे, उस स्टेट में जहां पे भी रहोगे या जिस स्टेट में आप चाहते हो कि हमको मिले, उस स्टेट के 4 सिटीज को आप सिलेक्ट कर सकते हो या अलग अलग स्टेट के भी 4 सिटीज को आप सिलेक्ट कर सकते हो। ऑल्दो वो जो सिटीज आप सिलेक्ट कर रहे हो दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड इन एन ऑर्डर, उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा ऑर्डर में। ये मत समझना कि हमने फर्स्ट नंबर पे अगर दिल्ली डाला है तो हमें दिल्ली ही मिलेगी, सेकंड नंबर पे अगर हमने छत्तीसगढ़ डाला है तो छत्तीसगढ़ ही मिलेगा, ये मत समझना। इसको ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस नहीं माना जाएगा एनबीए की तरफ से। हाँ, ये जरूर देखा जाएगा कि अगर उनमें से कोई ऑप्शन अवेलेबल है तो वो आपको दे दी जाएगी। अगर उन 4 ऑप्शंस में से कोई भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है टेस्ट सिटीज के लिए, सीट कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है, तो उसके सराउंडिंग में जो नियर बाय जो सिटीज होगी उसमें आपको दे दी जाएगी। सो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कौन से 4 सिटीज सिलेक्ट करते हो। अगर 4 सिटीज आपने अलग अलग स्टेट के किए हैं, जैसे मान लेते कर्नाटका से एक आपने बेंगलोर कर लिया, फिर इधर नॉर्थ में आपने दिल्ली कर लिया, फिर आपने पंजाब में कोई एक अमृतसर कर लिया, फिर एक कहीं बिहार में पटना कर लिया, तो ऐसा भी हो सकता है कि मेन सिटीज में आपको जो आपने सिलेक्ट किया वो आपको ना मिले और उसमें से किसी भी 4 स्टेट में जो आजू बाजू जो उनके आसपास जो सिटीज आपने सिलेक्ट किए हैं उसके आसपास के जो सेंटर्स हैं वो आपको मिल जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो इसलिए ये मोटिव ये है गवर्नमेंट का कि कॉरेस्पॉन्डेंस स्टेट में अगर आप सिटीज सिलेक्ट करते हो तो ये मान के चलते हैं हम लोग कि जहां हम लोग रह रहे हैं वो हमारा कॉरेस्पॉन्डेंस सिटी है, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस है और हमें ज्यादा दूर ट्रैवल करना नहीं पड़ेगा, नियर बाय सिटीज में तो एटलीस्ट मिल ही जाएगा। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जहां रहते हैं उनके आसपास मिल जाएगी। तो करना तो आपको यही चाहिए कि जहां आप रहते हो, जो आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस है, उसके नियर बाय सिटीज को आपको सिलेक्ट करना चाहिए। अदरवाइज जहां पे भी आप रह रहे हो, ठीक है, अदरवाइज आप अपने मुताबिक 4 अलग अलग सिटीज को भी सिलेक्ट कर सकते हो जो अलग अलग स्टेट में हो। कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको कॉरेस्पॉन्डेंस स्टेट जो है उसी के 4 सिटीज को आपको सिलेक्ट करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Allocation will be random from the choice provided and preference will not be considered in order। जैसा मैंने आपको कहा
कि आप ये बिल्कुल मत समझना कि जो आपने प्रेफरेंस डाला है उसको ऑर्डर में माना जाएगा और उसी के हिसाब से आपको अलोकेट होगी, बिल्कुल नहीं होगा। अगर अवेलेबिलिटी हुई तो हो सकता है मिल जाए, हो सकता है ना भी मिले। आगे बढ़ते हैं। इफ नो प्रेफर्ड सिटी इज अवेलेबल, कैंडिडेट विल बी अलोकेटेड अ सेंटर इन द नियरेस्ट अवेलेबल लोकेशन और एनी पार्ट ऑफ द कंट्री। ठीक है, अगर कोई भी प्रेफर्ड लोकेशन जो आपने प्रेफरेंस में डाला है उसमें अगर अवेलेबिलिटी नहीं हुई तो आपको आसपास के जो सिटीज हैं वहां पे ट्राई किया जाएगा देने का। अगर वो भी अवेलेबल नहीं है तो फिर आपको कहीं भी मिल सकती है। और अगर आपने प्रेफर्ड सिटी डाला ही नहीं है तो फिर आपको कहीं की भी सेंटर मिल सकती है और उसमें आप क्लेम नहीं कर सकते। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। एलोकेटेड टेस्ट सिटीज, आपको कौन सी सिटी एलोकेट हुई है दैट यू विल कम टू नो ऑन 29th ऑफ जुलाई 2024 वाया योर ईमेल। ईमेल के थ्रू जो है वो आपको ये बता दिया जाएगा कि आपको कौन सी टेस्ट सिटी मिली है, आपको कौन सा टेस्ट सेंटर मिला है, आपका वेन्यू क्या है, वो आपकी एडमिट कार्ड में आ जाएगी और एडमिट कार्ड इज गोइंग टू पब्लिश ऑन 8th ऑफ अगस्त, राइट। उसके बाद बढ़ते हैं, कौन सी शिफ्ट मिली है, मॉर्निंग शिफ्ट है या आफ्टरनून शिफ्ट है, ये भी आपको जो है वो बाद में नोटिफाई किया जाएगा। अब ये जो भी चेंजेस हो रहे हैं वो सारे चेंजेस इनको जो है वो एनबीई की जो इन्फॉर्मेशन ब्राउचर है उसमें भी रिफ्लेक्ट करनी होगी। तो ऑब्वियसली जो पुरानी वाली इन्फॉर्मेशन ब्राउचर है वो नल एंड वॉइड हो गई है, सो न्यू इन्फॉर्मेशन ब्राउचर पब्लिश की जाएगी, सो वेट फॉर द न्यू इन्फॉर्मेशन ब्राउचर। तो अगर फिर भी कोई डाउट है, क्वेरी है, तो नंबर दिया गया है 7996165333 जो एनबीई का नंबर है। यू कैन जस्ट कॉल देम एंड जस्ट क्लियर योर डाउट्स इफ यू वांट। ठीक है, तो ये तो हो गई कि हमारी जो कल की नोटिस आई। अब मैंने आपको बताया कि एक एनबी के तरफ से, गवर्नमेंट के तरफ से क्या किया गया कि 2 शिफ्ट में एग्जाम कराए जा रहे हैं। 2 शिफ्ट में एग्जाम कराए जा रहे हैं। ऑब्वियसली हम सभी को पता है कि एक मॉर्निंग शिफ्ट होगी, एक आफ्टरनून शिफ्ट होगी। हम सभी को ये पता है कि दोनों अलग अलग पेपर होंगे। तो हम सभी को ये पता है कि दोनों का पैटर्न भी अलग अलग, आई मीन दोनों की जो डिफिकल्टी लेवल होगी वो भी अलग अलग होगी। कोई एक इजी कंपैरेटिवली जरूर होगी, कोई एक हार्डर कंपैरेटिवली जरूर होगी एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, राइट। और उसकी वजह से फिर हमको क्या करना होगा, गवर्नमेंट क्या करेगी, नॉर्मलाइजेशन टेक्निक यूज करेगी, अप्लाई करेगी। नॉर्मलाइजेशन टेक्निक का एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला के थ्रू वो क्या करेगी, सभी स्टूडेंट्स का एक नॉर्मलाइज्ड स्कोर निकालेगी, राइट। अब ये जो नॉर्मलाइज्ड स्कोर निकालेगी ये होता क्या है और कैसे कैलकुलेट होता है ये पहले हम देख लेते हैं। आखिर नॉर्मलाइजेशन होता क्या है इस बात को समझ लीजिए कि द प्रोसेस ऑफ एडजस्टिंग स्कोर फ्रॉम डिफरेंट एग्जाम शिफ्ट टू इंश्योर फेयरनेस एंड कंपैरेबिलिटी, राइट। डिफिकल्ट, कोई एक शिफ्ट डिफिकल्ट है, एक शिफ्ट इजी है। अब उनको डिफिकल्टी लेवल पे ना स्टूडेंट्स के जो मार्क्स आए हैं उसको एडजस्ट करना। अगर किसी स्टूडेंट को पेपर टफ मिला है तो उसके उसमें थोड़े से मार्क्स ऐड होंगे। किसी स्टूडेंट को पेपर अगर इजी मिला है तो उसके मार्क्स थोड़े से कम होंगे। सो स्टूडेंट के स्कोर को एडजस्ट करना ऑन द बेसिस ऑफ डिफिकल्टी लेवल ऑफ द शिफ्ट ऑफ द पेपर। ठीक है, दिस इज नॉर्मलाइजेशन। अब कैसे होगा नॉर्मलाइजेशन, काम कैसे करता है? एज आई टोल्ड यू, रॉ स्कोर होता है। देखो, नॉर्मलाइजेशन वर्क बाय एडजस्टिंग द रॉ स्कोर। रॉ स्कोर मतलब स्टूडेंट का स्कोर। स्टूडेंट का स्कोर कौन सा? ओरिजिनल स्कोर, जो उस शिफ्ट में जो स्कोर आया, दैट इज रॉ स्कोर। तो रॉ स्कोर बेस्ड ऑन स्टैटिकल मेथड, एक स्टैटिकल फॉर्मूला है, उस बेसिस पे जो है रॉ स्कोर को, जो स्टूडेंट का स्कोर आया है उनके शिफ्ट में, उसको एडजस्ट करना। ठीक है, सच एज बाय कैलकुलेटिंग मीन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ स्कोर इन ईच शिफ्ट। अब क्या है कि जो स्टैटिकल मेथड है ना, उसका जो कैलकुलेशन है, वो जो एडजस्टमेंट होती है रॉ स्कोर, आई मीन जो नॉर्मलाइज्ड स्कोर बनाई जाती है किसी भी स्टूडेंट की, जो स्कोर को एडजस्टमेंट की जाती है, वो उसको हम लोग नॉर्मलाइज्ड स्कोर कहते हैं। वो जो है वो स्कोर डिपेंड करती है किस पे? मीन पे और स्टैंडर्ड डेविएशन पे। मीन क्या है? एक शिफ्ट में आप एवरेज मार्क्स निकाल लो, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कर दो तो एवरेज मार्क्स निकल जाएगी, दैट इज द मीन। अगर जस्ट इन केस वी हैव 2 लाख स्टूडेंट्स सिटिंग इन नीट पीजी 2024, मान लेते हैं एक शिफ्ट में 1 लाख स्टूडेंट है, दूसरे शिफ्ट में 1 लाख स्टूडेंट है। अब हमको मीन निकालनी है तो हमको क्या करना है कि जो शिफ्ट 1 है उसमें 1 लाख स्टूडेंट के जो मार्क्स आए हैं, आउट ऑफ 800 जो भी मार्क्स आए हैं, उन सब को ऐड किया, मार्क्स को सबको ऐड किया, डिवाइडेड बाय, उसका हमको एवरेज निकालना है, एवरेज ही मीन होता है, तो डिवाइडेड बाय 1 लाख, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 1 लाख है, उसका मीन निकल गया। उसी तरीके से दूसरे शिफ्ट का भी मीन निकाल लेंगे, मतलब उसका एवरेज निकाल लेंगे तो वो दूसरे शिफ्ट का मीन हो गया। एक का मीन जो होगा वो थोड़ा कम होगा, एक का मीन थोड़ा ज्यादा होगा, यही होगा। जस्ट इन केस शिफ्ट 1 का मीन जो है वो 350 आ सकता है,
शिफ्ट 2 का जो है मीन वो 400 आ सकता है। अब इन दोनों मीन का एक सेपरेट मीन निकाला जाएगा, न्यू मीन, एक स्टैंडर्ड मीन निकाला जाएगा, जिस मीन पर सभी स्टूडेंट के मार्क्स को नॉर्मलाइज किया जाएगा। वो स्टैंडर्ड मीन कैसे निकलेगा? शिफ्ट 1 का मीन प्लस शिफ्ट 2 का मीन डिवाइडेड बाय 2, इन दोनों मीन को ऐड करके एवरेज निकाल देना है, दैट इज आवर स्टैंडर्ड मीन, न्यू मीन निकल जाएगा। इसी तरीके से स्टैंडर्ड डेविएशन निकलेगा, शिफ्ट 1 का एक स्टैंडर्ड डेविएशन निकलेगा, शिफ्ट 2 का एक स्टैंडर्ड डेविएशन निकलेगा, और उसको फिर उसका एवरेज निकाल दिया जाएगा तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकल जाएगा। अब स्टैंडर्ड डेविएशन आपको समझने में अगर दिक्कत है तो मैं सिंपल सिंपल लेमैन लैंग्वेज में आपको बता देता हूं कि मीन के सराउंड में वो कौन सी रेंज है जिस पर ज्यादा स्टूडेंट्स स्प्रेड आउट हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन 20 है, ठीक है, और हमारा मीन 400 है, उस पर्टिकुलर शिफ्ट का, मान लेते हैं शिफ्ट 1 का जो मीन है वो 400 है, और एज्यूम करते हैं कि जो उस शिफ्ट का स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 20 है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब क्या हुआ कि 400 जो मीन है प्लस माइनस 20, यानी 400 प्लस 20 करेंगे तो 420 होगी, और 400 माइनस 20 करेंगे तो 380 होगी। मतलब 380 टू 420 इज अ रेंज जिसमें ज्यादातर स्टूडेंट्स जो हैं वो फैले हुए हैं, मतलब डेविएशन जो है वो 20 पॉइंट्स का है, ठीक है। इस तरीके से ये तो हमने अज्यूम करके बनाया, बट अगर हमारे पास मीन है और स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं तो हम स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला भी आप चेक कर सकते हो। अच्छा, अब जो है नॉर्मलाइज स्कोर कैलकुलेट कैसी होती है, एक सिंपल सा मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ, सिंपल फॉर्मूला जो आपको समझने में ईजी रहेगी। एक्स माइनस ओरिजिनल मीन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल स्टैंडर्ड डेविएशन इंटू न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन प्लस न्यू मीन। अब एक्स क्या है? एक्स रॉ स्कोर। रॉ स्कोर का मतलब स्टूडेंट का स्कोर उस शिफ्ट में, मान लेते हैं मैंने एग्जाम दिया, मेरे 350 मार्क्स आए हैं, मैं शिफ्ट 1 का स्टूडेंट हूं, तो मेरा मार्क्स इज माई रॉ स्कोर, आपका मार्क्स इज योर रॉ स्कोर। वही रॉ स्कोर इज एक्स, यहां पे एक्स वही रॉ स्कोर है, ठीक है। तो आपका मार्क्स माइनस ओरिजिनल मीन, शिफ्ट 1 का, क्योंकि मैं शिफ्ट 1 में था, तो शिफ्ट 1 का जो मीन निकला, मीन क्या निकला? एवरेज, एवरेज मार्क्स, एवरेज जो निकला वो मेरा मार्क्स माइनस जो एवरेज मार्क्स निकला वो करेंगे डिवाइडेड बाय ओरिजिनल स्टैंडर्ड डेविएशन। ओरिजिनल स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या मतलब है? शिफ्ट 1 का जो स्टैंडर्ड डेविएशन आया उसको डिवाइड कर देना है, ठीक है, उसको ब्रैकेट में डाल के सॉल्व करना है, फिर इनटू न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन। ये हमने शिफ्ट 1 का कैलकुलेशन किया, अब इसको न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन पे डालना है, फिर न्यू मीन पे डालना है, तो इनटू न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन और प्लस न्यू मीन, तो वो नॉर्मलाइज्ड स्कोर निकल जाएगा। तो गाइस, अगर आपको उसके बाद भी स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो एक सिंपल लैंग्वेज में 5 स्टेप का प्रोसेस है, मैं आपको बता दे रहा हूं, उस प्रोसेस को आप ध्यान रखना, उससे आपका स्टैंडर्ड डेविएशन निकल जाएगा। पहला स्टेप क्या है? आपको अपने मार्क्स से अपने शिफ्ट का जो एवरेज मार्क्स है, जो मीन है, उसको माइनस कर देना है, जो भी वैल्यू आती है उसको स्क्वायर कर देना है। ये वाला प्रोसेस जो है वो आपको आपके शिफ्ट के सभी स्टूडेंट के लिए करना है, दैट इज अगर आपके शिफ्ट में 1 लाख स्टूडेंट हैं तो ये उन सभी स्टूडेंट के लिए आपको 1 लाख स्टूडेंट के लिए कर देना है, और उसके सामने उनकी वैल्यूज लिख देनी है। उसके बाद जो वैल्यूज आई वो सभी स्टूडेंट की वैल्यूज को ऐड करना है और डिवाइड बाय 1 लाख कर देना है, एवरेज निकल जाएगा। अब जो है जो वैल्यू आई उसको आपको स्क्वायर रूट कर देना है, तो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन निकल जाएगा, ठीक है। इस तरीके से एक शिफ्ट का निकल गया, दूसरे शिफ्ट का भी हम निकाल लेंगे, और दोनों शिफ्ट का स्टैंडर्ड डेविएशन जब आ जाएगा तो उनका जो एवरेज निकाल लेंगे तो वो हमारा न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा, ठीक है। अब जो वैल्यूज आई उसको हम फॉर्मूला में पुट करेंगे और अपना कैलकुलेट कर लेंगे। अब सबसे बड़ी बात क्या होती है कि विल नॉर्मलाइजेशन अफेक्ट इंडिविजुअल स्कोर? किसी इंडिविजुअल के भी स्कोर को ये अफेक्ट करेगी, ऑब्वियसली करेगी। डिफिकल्टी लेवल पे एक न्यू एवरेज स्कोर को निकाला जाएगा, न्यू मीन निकाला जाएगा, और फिर आपके मार्क्स को उस न्यू मीन के रिस्पेक्ट में बढ़ाया या कम किया जाएगा, तो आपकी जो इंडिविजुअल स्कोर है वो कम या ज्यादा हो सकती है, ठीक है। इसी तरीके से सभी स्टूडेंट का वो जो न्यू एवरेज आएगा, न्यू मीन आएगा और न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा, उस पे जो है वो सभी स्टूडेंट्स की जो है वो मार्क्स को इवेल्युएट किया जाएगा, तो ऑब्वियसली जो इंडिविजुअल स्कोर है वो कम या ज्यादा जरूर होगा। नाउ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या ये प्रोसेस ट्रांसपेरेंट है? नहीं, ये प्रोसेस ट्रांसपेरेंट नहीं है। रीजन क्या है? ये एक स्टैटिकल फॉर्मूला है, फॉर्मूला में आप जितना एग्जैक्ट वैल्यू डालोगे उतना ज्यादा वो
करेक्ट आंसर देगा, बट वो एग्जैक्ट एकदम दे देगा। इसके लिए आपके पास डेसिमल भी नहीं होना चाहिए। जैसे कि अगर आप एग्जैक्ट वैल्यू डालोगे तो आपको आंसर एग्जैक्ट में मिलेगा, बट अगर आपने एग्जैक्ट वैल्यू नहीं डाला, थोड़े भी वैल्यूज में इधर उधर हुए, पॉइंट्स में भी हुए, तो ये आपको फिर चेंज कर, ये आपको जो है वो अलग आंसर दे सकता है। तो बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंट नहीं होती है, आई मीन बहुत ट्रांसपेरेंट होती है। आई मीन यू कैन कैलकुलेट, एक मतलब आप माइंड सेट कर सकते हो कि हाँ ठीक है, जो आए हमारी मार्क्स निकल के आ रही है दैट इज ओके। बट ये जो ट्रांसपेरेंसी है, ये सबसे पहले तो उन पर डिपेंड करती है कि ये कौन सा एग्जाम कंडक्ट करा रहे हैं। अगर बोर्ड के मन में कुछ गलत चीजें आती है तो इसमें उनके लिए फिर लूप होल्स है। मतलब अगर बोर्ड इसको सही तरीके से करती है, ट्रांसपेरेंटली करना चाहती है, तो उनको सारा डेटा, सारा वैल्यूज जो है वो स्टूडेंट के सामने रखना होगा कि हमने शिफ्ट 1 का मीन हमारा ये निकला, शिफ्ट 1 का स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा ये निकला, शिफ्ट 2 का मीन हमारा ये निकला, शिफ्ट 2 का स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा ये निकला, न्यू मीन हमारा ये है, न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा ये है, उसके बेसिस पे हमने ये फॉर्मूला लगाया है। और इस फॉर्मूला में जब आप अपने मार्क्स डाल करके देखोगे तो जो हमने आपको रिजल्ट दिया उससे मैच करती है। तो ये सारी वैल्यूज बोर्ड को सामने रखनी होगी कि क्या फॉर्मूला है, उसमें क्या वैल्यूज हैं, और उन्होंने अगर कुछ एज्यूम किया है तो वो क्या एज्यूम किया है, क्यों एज्यूम किया और कैसे निकाला है। ये सारी चीजें अगर वो ट्रांसपेरेंट रखते हैं तो आप ट्रांसपेरेंसी की एक्सपेक्टेशन कर सकते हो। अदरवाइज इसमें बहुत लूप होल्स हैं, ये मेथड बहुत कॉन्स्पिरेसी में भी है, एसएससी में यही मेथड यूज किया जाता है और स्टूडेंट्स काफी खफा भी हैं इस मेथड से। इस बात को भी आपको याद रखना होगा। तो बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंट नहीं है। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको टॉपिक समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको ऐसा लगता हो कि कहीं कोई डाउट है, कुछ पूछना हो, तो यू हैव माय नंबर फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, आप कॉल कर सकते हो, पूछ सकते हो। एट द सेम टाइम आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो आगे की अपडेट्स के लिए। और 11 अगस्त को एग्जाम है, ये 3 दिन का टाइम आपको मिला हुआ है, 19 to 22, जो आप टेस्ट सिटीज को चेंज कर सकते हो। अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर्स हो तो आपको मैंने पहले की वीडियोस में भी बताया था कि अगर टेस्ट सिटीज जो पहले थे वो अभी भी सेम एज इट इज अवेलेबल नहीं रहते हैं, तो फिर स्टूडेंट्स को टेस्ट सिटीज चेंज करने का मौका दिया जाएगा, मिलेगा, और वही होता हुआ अभी दिखाई भी दे रहा है। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट।